हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले क्लास में हम लोग पाठ संख्या 2 का लेखक परिचय पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पाठ वाचन करेंगे। पाठ संख्या 2, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है, जिसने चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हैं, अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। नालंदा इसके उज्ज्वल पर ध्यान देना होगा। उज्ज्वल का जो हिज्जा है उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। जजव संयुक्त, इसमें दोनों जा आधा आधा है। ह्रस्व उ जजव संयुक्त ल। दृष्टांत था नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इसका मतलब हुआ, इसका आशय यह हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय का प्रचार प्रसार केवल अपने देश तक, अपने राज्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह पर्वतों के उस पार का मतलब हुआ हिमालय पहाड़ के उस तरफ, चीन, समुद्र के उस पार अर्थात जापान वगैरह में भी क्या हुआ था, इसका प्रचार प्रसार हो चुका था। लगभग 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। चलो तुम लोग बताओ तो, लगभग कितने वर्ष तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा? ठीक, खूब सुंदर, 600। मगध की प्राचीन राजधानी वैभार 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज या राजगृह नामक स्थान में थी। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? वैभार। वह कहाँ स्थित थी? 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज या राजगृह नामक स्थान में। तुम लोग कुछ भी पढ़ो तो प्रश्न शैली में पढ़ना सीखो। जब तक प्रश्न शैली में नहीं पढ़ोगे तब तक तो प्रॉब्लम होगा। तो जब प्रश्न शैली में पढ़ोगे तो वह निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा। समझ में आ रहा है ना सबको? तो ये ध्यान देना होगा, ठीक है। वर्तमान नालंदा उसी राजगृह के तप्त कुंडों से, तप्त का मतलब होता है गर्म, 3 अक्षर के मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान हूँ मैं, गर्म का प्रवाची शब्द, ठीक है। 7 मील उत्तर की ओर है। कितने मील उत्तर की ओर है? 7 मील। मील क्या होता है? तो मील एक दूरी की इकाई है। लगभग 1600 समथिंग अर्थात 1600 मीटर का 1 मील होता है, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक जाता है। भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म और भगवान महावीर जैन धर्म। कहते हैं बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रवारिकों का आम्रवन था। आम्रवन का मतलब हुआ आम का बगीचा। जो उत्तरी देश अर्थात चीन वगैरह के जो कपड़ा व्यापारी आते थे वो इसी रास्ते से होकर गुजरते थे और आम के बगीचे में क्या करते थे? आराम करते थे, जैन ग्रंथों ठहरते थे। जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। चलिए, नालंदा में किसकी भेंट हुई थी? महावीर और आचार्य मेखलीपुत्र। उस समय यह राजगृह का उपग्राम या विहारिक स्थान समझा जाता था, जहाँ महावीर ने 14 वर्षावास व्यतीत किया। महावीर ने कितना वर्षावास व्यतीत किए? 14। सूत्रकृतांक के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक लेप, नागरिक का नाम क्या था? लेप ने धन धान्य, शैया, आसन, रथ, सुवर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका क्या बन गया? शिष्य बन गया। तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक, ध्यान देना, इतिहास लेखक जिसका नाम क्या है? लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारीपुत की जन्मभूमि थी। नालंदा क्या थी? सारीपुत की जन्मभूमि। उनका चैतन्य अशोक के समय में भी वहाँ था। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया। इस प्रकार यद्यपि नालंदा की प्राचीनता को अनुश्रुति बुद्ध, अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु यह प्राणवत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ था। चलिए,
नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म लगभग कब माना जाता है? किस काल में? गुप्त काल में। तारानाथ ने तो भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया है, और यहाँ तक कि आचार्य दिंगनाग ने नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया था, जिनमें सुदुर्जा नाम से एक ब्राह्मण विद्वान भी क्या था? अग्रणी थे। चौथी सदी कब से कब तक को कहा जाएगा? 301 से 400 तक। ठीक है। चीनी यात्री फाहियान नालंदा आए थे। चलिए, चीनी यात्री कौन आया था? फाहियान कब आया था? चौथी सदी में। उन्होंने सारीपुत के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए, किंतु नालंदा का विशेष अभ्युदय इसके कुछ समय बाद हुआ। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय जब युवान चांग इस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। उन्नति के शिखर का मतलब हुआ प्रगति, चरमोत्कर्ष पर, प्रगति के चरमोत्कर्ष। युवान चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है। जातक का मतलब हुआ बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो कहानियाँ होती है वो जातक कथा। लिखा हुआ है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अनेक अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। उसने शब्द खंडित करके देखा था, जिसका खंडन उसने 3 भागों में किया, न अल दा। सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। बात सही है। जो शिक्षक या ज्ञान दाता जो ज्ञान देते हैं वो सीमा रहित, उसका कोई सीमा नहीं है, वो अनंत होता है। वो चाहता है कि मैं जितना अधिक से अधिक ज्ञान दे दूं, जितना भी है मेरे पास सब दे दूं, अपने पास कुछ भी न रखूं शेष। और न उसके बांटने वाले को तृप्ति होती है और न ही उसे लेने वाले को। लेने वाला भी चाहता है, लेने वाला भी चाहता है कि हम अधिक से अधिक ज्ञान लें, जितना हो सके अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करें। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। युवान चांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे। कितने बड़े विहार थे? 6। विहार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तुम लोग शब्द में देखना। ठीक है। विहार का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थान। वैसे तुम लोग देखना एक बार। ठीक है। 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे। सरोवर का मतलब तालाब होता है, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्रकुंजों की छाया थी। आम्रकुंज का मतलब हुआ आम का बगीचा। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता है। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियाँ थीं। यूँ तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम हैं, किंतु नालंदा उन सब में क्या है? अद्वितीय है। भारत में संघाराम का मतलब है बौद्ध भिक्षुओं का ठहरने का जगह, स्थान। ठीक है। विश्राम कक्ष। तो भारतवर्ष में कई बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के लिए कई संघाराम बने थे, लेकिन जो नालंदा बना था वो कुछ अलग तरीके का था। ठीक है। उन सभी संघारामों में अलग था, सबसे महत्वपूर्ण था। चीनी यात्री सिंह के समय इस विहार में, विहार नहीं है, ध्यान देना होगा, विहार 300 बड़े कमरे थे और 8 क्या थे? मंडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थी निश्चिंत बना दिए गए थे। अर्थात विद्यार्थी का कोई चिंता नहीं था और न ही आचार्य का पैसा आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। ठीक है। वो एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड रहते थे। ठीक है। केवल अध्ययन करना और कराना। भूमि और भवनों के
अतिरिक्त नित्य प्रति के व्यय के लिए 100 गांवों की आय अक्षय निधि के रूप में, अक्षय निधि का मतलब हुआ वह निधि, वह खजाना जो कभी खत्म न हो, समर्पित की गई थी। सिंह के समय में यह संख्या बढ़कर 200 गांवों तक पहुंच गई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इन तीनों राज्यों से नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया। ठीक है। बंगाल के महाराज धर्मपाल देव और देवपाल देव के समय ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा की खुदाई में क्या हुई थी, प्राप्त हुई थी। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि सुवर्णद्वीप अर्थात सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव के मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। कितने गांवों का दान? 5। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यौधद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया। उन 5 नौ गांवों की आय, 9 का मतलब हुआ नए, प्रज्ञा पारमिता आदि का पूजन, चतुर्दिश अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आर्य भिक्षु संघ के चीवर, भोजन, चिकित्सा, शयनासन, क्या है शयनासन, शयन अर्थात सोना, आसन, ठीक है, सोने के लिए आदि का व्यय का अर्थ खर्च होता है। धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि और विहार की टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए खर्च की जाती थी। यह तो संयोग से बचा हुआ एक उदाहरण है जो विदेशों में फैली हुई नालंदा की अमिट छाप हमारे सामने रखता है, लेकिन नालंदा महाविहारीय आर्य भिक्षु संघ की धाक समस्त एशिया भूखंड में थी। इस संघ की बहुत सी मिट्टी की मुद्राएं नालंदा में प्राप्त हुई है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का ये गृह कार्य है, इसका फिर से आपको तुम लोगों को पढ़ना है घर पर बैठकर, और पढ़ने के बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है, तथ्य है, उनको कॉपी में नोट करना है या फिर उन्हें याद करना है। कॉपी में नोट करके भी याद कर सकते हो, बिना नोट किए हुए भी याद कर सकते हो, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। मैं किसी दिन कॉल करके बारी बारी से सबके पास पूछ सकता हूँ, इसलिए ये ध्यान देना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहीं इसको समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स।